नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र के आर्थिकी को हम देख रहे थे और इसमें ये उत्तर प्रदेश का आर्थिक समीक्षा वाला चैप्टर है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम जल्दी जल्दी से 2-3 मिनट में देख लेते हैं ताकि बाद में रिवीजन में आसानी हो। फिर बुक को भी पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, बुक को इसमें दूसरे विधि से पढ़ेंगे, जैसे कि पैरा और फिर क्वेश्चनिंग करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनने की संभावना है उस पर भी बात करेंगे। सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो फैक्ट है वो पता कृषि से संबंधित इसमें लग रहा है, जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मैं पहले उस फैक्ट को बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे मामलों में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, तो पहले तो उन सारे मामलों को जान लेते हैं। जैसे कि गेहूं एवं खाद्यान्न उत्पादन के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो 1 नंबर पे है। उत्पादन बोल रहा हूँ, उत्पादकता नहीं, एकदम गौर करने वाली बात है। उत्पादकता के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है, लेकिन गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में अगर मैं बोलूँ तो 1 नंबर पे है। अब उत्पादन और उत्पादकता क्या होता है आपको भी पता है कि एक निश्चित भूमि में कोई ज़्यादा उत्पादित कर रहा है तो उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, कोई कम उत्पादन कर रहा है तो उसकी ज़्यादा उत्पादकता कम होगी। ठीक है, तो ये वाली बात हुआ। दूसरा बात है कि मानव वन्य जीव संघर्ष का आपदा घोषित करने वाला ये पहला राज्य है। तीसरा फैक्ट है कि पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। बस कुक्कुट को हटा देना है। कुक्कुट को छोड़ करके अगर पशुधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है। मिल्क प्रोडक्शन में भी, यानी कि दूध उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर हम बात करें झींगा उत्पादन में, वो भी 1 नंबर पे है। आलू, आम, अमरूद, सब्जी की बात करें तो इस स्तर पर भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ हो रहा है। हाँ, फिशरीज में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। और अगर भारत के स्तर पर फिशरीज को देखें तो दूसरे स्तर पर आता है, मतलब दूसरा नंबर है भारत का दुनिया के स्तर पर फिशरीज में, यानी मछली उत्पादन में। ठीक है, अच्छा ये तो फर्स्ट वाला डेटा हो गया। अब देखते हैं थोड़ा डेटा जो कृषि संबंधित और कुछ है। जैसे कि एक डेटा सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जो जोतें हैं, मतलब कि जैसे खेत का टुकड़ा, तो खेत का टुकड़ा 1 हेक्टेयर से भी कम वाला जो है वो लगभग 80% 1 हेक्टेयर से कम है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा भी है। ठीक है, तो 80.2% 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोत है। खाद्यान्न उपलब्धता के मामले में आवश्यकता से अधिक उत्तर प्रदेश में है। जितनी उपलब्ध है उतनी आवश्यकता नहीं है, यानी सरप्लस है। नेक्स्ट है कि दलहन और तिलहन दोनों के मामले में जितनी आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को, उतना उत्पादन नहीं कर पाता है। दलहन जितनी आवश्यकता है उसका मात्र 65.14%, यानी कि 65.14% का ही उत्पादन दलहन में करता है। और तिलहन की बात करें तो 66.27% उत्पादन करता है। अपनी आवश्यकता के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उसका मात्र 66.27% उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक समूल है, सबसे महत्वपूर्ण ये लग रहा है मुझे। समूल का मतलब हुआ कि सहारनपुर महिला मिल्क संगठन, ऐसा करके कुछ है, इसके यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो हाँ, लिखा हुआ है सहारनपुर महिला मिल्क यूनियन, यूनियन इसीलिए लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि समूल से क्या तात्पर्य है, तो सहारनपुर महिला मिल्क यूनियन, या फिर सहारनपुर समूल किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के, तो सहारनपुर में है, तो ऐसे ही बन सकता है। ये हो गया डेटा कृषि और कृषि से संबंधित वाली बात है। ठीक है, अब कुछ जीएसडीपी की बात कर लेते हैं और पर कैपिटा इनकम की। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करेंगे तो 19-20 में जो डेटा है, तो पहले 11-12 वाला डेटा देख लेते हैं। जैसे 11-12 में जो डेटा है पर कैपिटा इनकम का, वो 32,002 रुपये था एक व्यक्ति का आमदनी एवरेज उत्तर प्रदेश में। यही डेटा 19-20 में बढ़ करके 44,618 रुपया हो गया है। तो मतलब 32,000 से चले थे और 44,618 रुपये तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब बढ़ा है। लेकिन अभी कहानी बाकी है। देखिए, इसके ठीक 1 वर्ष पहले, यानी कि 18 और 19 में 43,670 रुपया था। तो अभी भी देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन जहाँ से बनेगा उस पर मैं गौर करवा रहा हूँ। 32,002 रुपये था इनकम पर व्यक्ति का 2011 से 12 में। 18-19 में हो गया 43,670 रुपया, 19-20 में हो गया 44,618 रुपये। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। लेकिन प्रतिशतता की अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम वृद्धि हुई है। क्वेश्चन बना देगा यहीं से और फिर कहानी गोल हो जाता है। तो पिछले वर्ष 18-19 में 4.4% के हिसाब से ग्रोथ था पर कैपिटा इनकम में, लेकिन 2019-20 में यही डेटा 2.2% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में पर कैपिटा इनकम में प्रतिशतता के हिसाब से ग्रोथ कम हुआ है। मूल्य में बढ़ा है, मौद्रिक मूल्य में, लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से कम हुआ है।
तो ये इसमें है कि प्रतिशतता से घट गया और नंबर में बढ़ा है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा इसका। तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब हो गया ये पर कैपिटा इनकम वाला बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसडीपी में क्या मामला है। तो राज्य के जीएसडीपी की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो 19-20 में अगर डेटा हम बात करें तो 19-20 में जो डेटा है तो उसके हिसाब से आधार वर्ष के लिहाज से 3.8% का ग्रोथ है। आधार वर्ष से बोल रहा हूँ तो 11-12, और चालू यानी करंट ईयर के हिसाब से 6.5% का ग्रोथ है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जीएसडीपी बेस ईयर पर 3.8% का ग्रोथ यानी 3.8% का ग्रोथ है, और चालू वर्ष पर 6.5% का ग्रोथ है। ठीक है, करंट ईयर में। अब ये बात तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि जीएसडीपी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का डेटा क्या है, परफॉर्मेंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा का। परफॉर्मेंस है तो उस समय ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि कम परफॉर्मेंस किसका है, ज़्यादा किसका है, नेगेटिव में कौन है, पॉजिटिव में कौन है। क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा। तो सबसे पहला बात, अगर 19-20 की हम बात करें तो 19-20 में जो बेस ईयर पर डेटा है, वो बेस ईयर पर डेटा ये है कि प्राइमरी सेक्टर 1.9% के लिहाज से बढ़ रहा है, हिसाब से बढ़ रहा है 1.9%। सेकेंडरी सेक्टर निगेटिव में है -0.5 यानी आधा % के निगेटिव में ग्रोथ कर रहा है। परफॉर्मेंस इसका बेस ईयर पर बोल रहा हूँ सारा अभी। और टर्सरी सेक्टर 7.7 के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो ये सब डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता है क्या याद रखना है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर में ग्रोथ है वो है जीएसडीपी में टर्सरी सेक्टर 7.7% के हिसाब से बेस ईयर पर ग्रोथ कर रहा है। और सबसे कम की बात करें तो ये -0.5% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। नहीं, माइनस में नेगेटिव में क्वेश्चन पूछे या सबसे कम पूछे, ये हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, समाप्त हुआ ये बात। दूसरा बात करता हूँ, ये तो बेस ईयर पर बात किया। अब चालू ईयर पर बात कर लेते हैं, जिसको करंट ईयर बोलते हैं। चालू ईयर पर भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ टर्सरी का ही है और सबसे कम ग्रोथ सेकेंडरी का ही है। लेकिन फ़र्क दोनों में ऑब्जर्वेशन ये करने का है कि देखिए बेस ईयर पर जो था, मैं फिर से गोला बनाता हूँ एक, बेस ईयर पर सेकेंडरी सेक्टर का परफॉर्मेंस 19-20 में निगेटिव में है, लेकिन चालू ईयर यानी करंट ईयर पर निगेटिव में नहीं है, 0.6% पर है। यानी कि मतलब सबसे कम जरूर है लेकिन निगेटिव नहीं है चालू ईयर में। बस ये ऑब्जर्वेशन था। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसका परफॉर्मेंस बता रहा है 18-19 में क्या था प्रचलित मूल्यों पर, तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ज़बरदस्ती का डेटा है, कोई समझ बढ़ाने के लिए सिर्फ है। परफॉर्मेंस अगर 12-13 से 19-20 में तुलना करें तो ये थोड़ा अच्छा है मेंस के लिहाज से भी और पीटी के लिहाज से भी। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए 12-13 में प्राइमरी सेक्टर 27.7% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था, मतलब कि 27.7% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था प्राइमरी सेक्टर। 12-13 की बात कर रहा हूँ। इसकी तुलना 19-20 से अगर करें तो अभी मात्र 23% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, यही कि प्राइमरी सेक्टर 2012-13 की तुलना में 19-20 में इसकी ग्रोथ जो है कम गई है, 27.7 से उठ के 23% के आसपास आ गई। ऑब्जर्वेशन समाप्त। दूसरा, सेकेंडरी को अगर आप देखेंगे तो 12-13 में 26.1% के हिसाब से परफॉर्म कर रही थी ग्रोथ, लेकिन यही 19-20 में 26.8% हो गया। तो मतलब क्या हुआ, बढ़ा है। इसका मतलब सेकेंडरी जो है वो 12-13 की तुलना में 19-20 में भी इसमें ग्रोथ हुआ है, प्राइमरी सेक्टर की तरह कम नहीं हुआ है, बढ़ा है, यानी ग्रोथ हुआ है उसमें। अच्छा, इसके बारे में एक डेटा और है कि 16-17 में तो यही डेटा 30.6% हो गया था, मतलब 30.6% हो गया। कि मतलब ये हुआ कि वृद्धि में है लेकिन और ज़्यादा वृद्धि में था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्या लगातार वृद्धि में है सेकेंडरी सेक्टर? नहीं, लगातार वृद्धि में नहीं है, वृद्धि हुआ है फिर घटा भी है, क्योंकि 30 के बाद फिर 26 आ गया, लेकिन हाँ वृद्धि में जरूर है। तीसरा जो है वो तीसरा है आपका टर्सरी सेक्टर से, तो 46.3% था जो कि 50.2% हो गया है, 46.3% के 12-13 में था और 50.2% हो गया है 19-20 में। यानी तीसरा वाला भी बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा जो मतलब है वो 50 लगभग वो आधा जीएसडीपी का भाग ये टर्सरी सेक्टर ही है। ठीक है, तो यहाँ डेटा समाप्त हुआ। एक डेटा और बच गया है जिसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर बुक में देख लेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में समग्र सुधार के मामले में शीर्ष राज्य है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि योगी जी ने खुद नेतृत्व करते हुए मीडिया के सामने ये बात बताया है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में दरअसल उत्तर प्रदेश समग्र सुधार के मामले में 55 पॉइंट स्कोर करके शीर्ष नंबर पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स कितने
पॉइंट पर निकलते हैं और कौन निकालता है, ये आप मन में जानते हैं एकदम क्लियरली से, दिमाग पे कोई जोड़ने पड़ रहा है तो कुछ मत कीजिए, कमेंट कोई करने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब बुक देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 19-20 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों यानी आधार वर्ष 11-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 3.8% एवं प्रचलित कीमतों पर 6.5% था। कुछ नहीं, बस वही बात हो गया। एक पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा है कि कौन ये आंकड़ा निकालता है जीएसडीपी का, तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग निकालता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बस इतना ही एक क्वेश्चन यहाँ पर से बन रहा है, ये वाला पॉइंट। बाकी हमने पहले ही बात कर लिया था कि जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर 3.8% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है और प्रचलित यानी कि चालू कीमतों पर 6.5 यानी 6.5% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। क्वेश्चन यहीं पर बनेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 19-20 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि क्रमशः इतना था, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो मैंने यही बात यहाँ पर आपको बता दिया है कि कैसे कैसे करके प्राथमिक क्षेत्र का था, तो इसको पढ़ने की दूसरा बार आवश्यकता नहीं है। अब फिर क्या लिखा हुआ है, स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, ये वाला पॉइंट, स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बस 12-13 में, ये 12-13 से तुलना कर रहा है, 27.7% से कम हो करके, तो ये ऑब्जर्वेशन देखना है, 27.7% से कम हो करके, ये वाला पॉइंट वर्ष 19-20 में 23% हो गया है। जबकि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 26.1% से बढ़ करके 26.8% हो गया है। यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान 16-17 में तो 30.6% था। मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ रहा है। फिर 12-13 की अगर बात करें 19-20 में तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र का जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये है कि 46.3% से बढ़ करके 50.2% हो गया। तो बढ़ करके वाला बात है यहाँ पर। सेकेंडरी, टर्सरी दोनों बढ़ करके यानी बढ़ा है और प्राइमरी जो है वो घटा है, यही ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, वर्ष 19-20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, अब देखिए प्रति व्यक्ति से आय से डेटा है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात करें तो 11-12 के हिसाब में था कितना, 11-12 में था 32,002 रुपये। देखिए यहाँ पर 32,002 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें 18-19 में, तो ये 18-19 में बढ़ करके हो गया था 62,652 रुपया और फिर यही बढ़ करके हो गया 65,704 रुपया। ठीक है, अच्छा ये चालू कीमतों पर था। स्थिर कीमत पर क्या है, अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन पहले देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि बढ़ा है लगातार। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ 18-19 व 19-20 के प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 10.2% और 4.9% की वृद्धि हुई है। यानी प्रीवियस ईयर की तुलना में कम वृद्धि हुई है, क्योंकि 18-19 में 10.2% की वृद्धि हुई थी और 19-20 में 4.9% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में क्या चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की बढ़ी है? नहीं, प्रतिशतता के मामले में बढ़ी नहीं, कमी है। क्योंकि 10.2% वृद्धि कर रहा था, अब 4.9% हो गया, तो कम गया है। वृद्धि तो हुआ है लेकिन कम वृद्धि हुआ है, ये मामला है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्थिर कीमतों की अब बात कर लेते हैं। तो 11-12 पर प्रति व्यक्ति आय 11-12 में 32,002 रुपये थी, जो बढ़ करके 18-19 और 19-20 में क्रमशः 43,670 और 44,618 पहले बता दिया था। तो एक तरीके से बढ़ा है। इसमें भी अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखिए 18-19 में 4.4% का ग्रोथ था, लेकिन वही 19-20 में 2.2% का वृद्धि हो गया है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर क्या प्रतिशतता के हिसाब से बढ़ी है? नहीं, कम गई है। 4 ओवरऑल बढ़ा है, निगेटिव नहीं है, लेकिन कम वृद्धि हुई है एक तरीके से पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये वाली बात थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2022 तक कृषि आय को 2 गुना करना, वर्ष 2024 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना तथा विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना आदि प्रदेश सरकार की क्या है, ये समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अत्यधिक है। तो देखिए ये मेंस वाली बात है कि क्या क्या चुनौतियां हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। तो ये सब सारी चुनौतियां हैं, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, 2022 तक किसान की आय को दुगनी करना, मेंस में होगा यूज। 2024 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरा पॉइंट, कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना है। चौथा पॉइंट,
विभिन्न राज्य से वापस आए हुए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये वाला पॉइंट लिख करके ये सब सारे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है, ऐसे करके बात आएगा मेंस में, ठीक है। और 1 ट्रिलियन वाला पीटी में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शनों पर एक रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। समग्र सुधार में शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्तर पर है। तो ये बात तो पहले ही हो ही गई थी कि समग्र सुधार के मामले में शीर्ष 3 में से उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। और नीति आयोग इस रिपोर्ट को निकालता है 16 पैरामीटर पर निकालता है 17 लेकिन 16, एक कम क्यों है? क्योंकि विदेश मामले हैं और विदेश मामले का काम राज्य का नहीं है, केंद्र का होता है। नेक्स्ट, इसको स्कोर मिला है 55। तो अगर मूड खराब हो गया यूपीपीसीएस का और बोल दे कि ना डेटा ही पूछूंगा, तो भाई पूछ लो, 55 है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ वैसा खास नहीं है, इधर देख लेते हैं। अब कृषि गणना 2011-12, ये देखिए महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन और ज़्यादा हर जगह काम आएगा। तो कृषि गणना जो 2011-12 है, उसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है? प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5% था, जो कि वर्ष 2015 से 16 में बढ़कर के 18.2% हो गया है। तो अब है कितना? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाली खेत का टुकड़ा 80.2, यानी 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत है। प्रदेश का गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो भाई ठीक है, हमने पहले ही बात कर लिया था। किंतु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति अन्य राज्यों के से पीछे है। प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता अधिक है, किंतु दलहन तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14% और 66.27% कम है। अच्छा, इतना परसेंट कम है। मैंने पहले बोल दिया था कि इतना परसेंट ही उत्पादन करता है। नहीं, जितना चाहिए जितना चाहिए, जैसे 100% अगर चाहिए तो 65.14% कम है उससे, और जितना चाहिए तिलहन उससे 66.27% वो उसको दूसरे जगह से खरीदना पड़ता है। एक तरीके से ऐसे समझ लेना होगा कि दलहन चाहिए 100%, तो उसमें से 65.14% दूसरे जगह से खरीदना होता है, और तिलहन चाहिए 100%, तो उसके जगह पर 66.27% कहीं और से खरीदना पड़ता है। तो ये वाला डेटा था, शुरू में जो बोल दिया वो थोड़े उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नेक्स्ट, मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्यों में बाघों की संख्या में 2014 में 117 से बढ़ करके 173 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। मैं यहाँ पर फैक्ट भी बता देता हूँ थोड़ा सा जोड़ जाड़ करके। अभी बाघों की संख्या 173 है उत्तर प्रदेश में। देश में कितनी है? 2967, ठीक है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ है एमपी में, दूसरा नंबर कर्नाटका के आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्रम कौन सा है? तो 5वां है उत्तर प्रदेश का क्रम, ठीक है। अब देखिए, और मानव वन्यजीव संघर्ष में घोषित करने वाला पहला राज्य है, तो हो ही गया बात। नेक्स्ट है, प्रदेश में देश के लगभग 19.2% खाद्यान्न, 10.8% फल और 15.4% सब्जियों का उत्पादन होता है। यानी देश में जितना चाहिए उसका अकेले 19.2% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, 10.8% फल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में, 15.4% सब्जियों का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सब फैक्ट है निबंध और मेंस के लिए। नेक्स्ट, पीटी में बन सकता है क्वेश्चन। पशुधन कुक्कुट को छोड़ करके के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है, पहले ये बात हो चुका है, जहां देश के कुल पशुधन का 13.4% है, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56% है। तो उसको कोई मतलब नहीं है, बस पशुधन के मामले में कुक्कुट को छोड़ करके शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्तर पर है। अंडों का उत्पादन की बात करें तो 310 करोड़ अंडा उत्पादन हुआ है 2019-20 में। तो अंडों का इतनी संख्या है, अच्छा मतलब उत्पादन का। नेक्स्ट है कि मांस का उत्पादन अगर बात करें तो 16,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है मांस का। तो ये सब महत्वपूर्ण डेटा नहीं है। विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है, लेकिन झींगा उत्पादन में प्रथम स्थान है, जहां कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 6.30% उत्पादन होता है। तो ये बात हो गया। जबकि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। तो देखिए, 2 फैक्ट याद रखने का है। विश्व के स्तर पर भारत का स्थान मत्स्य उत्पादन में कितना है? द्वितीय। उत्तर प्रदेश का स्थान भारत के अंदर कितना है? तो तृतीय मछली उत्पादन में, ठीक है। लेकिन पहला स्थान है मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश, दूसरा है बंगाल में। तो कन्फ्यूजन ऊपर वाले में भी हो सकता है, लगेगा कि अरे मछली भात तो बंगाल में मिलता है, तो पहला यही राज्य है क्या उत्पादन में? नहीं, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मछली का। अब दूसरा स्थान है किसका? बंगाल का। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का।
नेक्स्ट, भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है, वहीं उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। तो ये तो बात पहले ही हो गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन ये यूपी में। नेक्स्ट, देश में दूध उत्पादन इतना 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 हो रहा है। इसमें एक डेटा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रतिदिन प्रतिदिन उपलब्धता 394 ग्राम है भारत में, इतना है दूध। मतलब कि प्रदेश के जनपद सहारनपुर में शाहजहां महिला मिल्क यूनियन यानी समूल की स्थापना की गई है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जाएगा। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि समूल का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रीय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB ऐसे भी आता है फुल फॉर्म, इसके द्वारा संचालन किया जाएगा। समूल का फुल फॉर्म सहारनपुर महिला मिल्क यूनियन और सहारनपुर जनपद में ये है। अब देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा मतलब हॉट टाइप का डेटा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय साहिवाल गाय, भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय गिर गाय, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय हेल्स्टीन फ्रीजियन, और दूध की रानी सनीन बकरी को कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं क्या, दूध की रानी सनीन बकरी को, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देती है हेल्स्टीन फ्रीजियन, भारत में सबसे ज़्यादा दूध देती है गिर गाय, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध देती है साहिवाल गाय। इतना ही बात था। अब देखिए 2017-18 में तो ये करेंट डेटा है, उसके बाद नहीं आया इसलिए बस। आलू, आम, अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान है। आलू, आम, अमरूद तीनों अ से है, अ से आलू, अ से आम, अ से अमरूद, तीनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। ठीक है, देश के कुल आम उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20.86% है। तो उस मतलब नहीं, मैं एक कोरिलेटेड डेटा बताता हूँ। देखिए, कृषि निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में 3 है, उसमें से एक है आगरा, एक है लखनऊ और एक है सहारनपुर। आगरा से आलू निर्यात किया जाता है और सहारनपुर और लखनऊ से आम निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो उससे यहाँ पर कोरिलेट करने का है कि आम उत्पादन में तो ही सहारनपुर निर्यात जोन भी है एक तरीके से, और आम उत्पादन में तो है ही प्रदेश का इतना योगदान, और आलू, आम, अमरूद के उत्पादन में शीर्ष स्तर पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो बस क्वेश्चन यही बनेगा कि बागवानी फसलों में क्या वृद्धि हो रही है, तो हाँ वृद्धि हो रही है, बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण डेटा नहीं था। नेक्स्ट ये है कि वर्ष 2017 से 18 में प्रदेश में कुल 28,316.45 हजार मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन हुआ है, जो भारत के कुल सब्जी उत्पादन का 15.36% है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगे वाला महत्वपूर्ण है कि सब्जी उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो आलू, आम, अमरूद, सब्जी चारों के स्तर पर उत्पादन के मामले में प्रदेश का स्थान शीर्ष है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। इसका थोड़ा सा पार्ट बच गया है, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा इतना जटिल है, इसलिए मैं इसको वीडियो यहीं समाप्त कर दे रहा हूँ और आगे वाला एक छोटा सा वीडियो बना करके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी है, क्या सुधार की संभावना है, आपका सुझाव का हमेशा इंतजार रहता है मुझे, और सुनिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।